और आज की क्लास हम उसके आगे जो मिडिवल हिस्ट्री कर रहे थे, उसके आगे हम मुगल शुरू करेंगे। तो कल जो क्लास था, हल्का सा एक बार 2 मिनट में मैं पूरा स्टोरी आपको बताऊंगा, ध्यान से आपको सुनना है ना। तो शुरुआत होता है, मैंने बताया था कि ट्राइपर्टाइट वार होता है, और ये किसके बीच में हो रहा था, तो गुर्जर प्रतिहार, पाला बंगाल और राष्ट्रकूट के बीच में हो रहा था। किस लिए हो रहा था? कन्नौज के लिए हो रहा था। और अंत में क्या होता है? गुर्जर प्रतिहार विनर बनता है। इसके बाद हमने देखा था नॉर्थ इंडिया में ये सारी चीजें हो रही थी। तो नॉर्थ इंडिया में एंशिएंट की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी था, हर्षवर्धन था, और आज ब्लर दिखाई दे रहा है। अभी दिख रहा है क्या? गुड इवनिंग आतिश जी। अभी हो सकता है थोड़ी देर में नेट सही होगा ना तो सही दिखेगा। फिर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में देखा कि हिंदू का सबसे आखिरी सबसे स्ट्रॉन्ग शासक था। इसके बाद मैंने बताया था सेंटर जब वीक होता है तो जो दूर दूर के जो होते हैं पेरीफेरी पे होते हैं, वो अपने आप को किंग घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। फिर हमने देखा राजपूत तेज इसी समय था। फिर हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत इस्लाम है, तो इस्लाम दोनों दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गया। तो इस्लाम है, तो इस्लाम के संस्थापक के बारे में देखा, मोहम्मद जी के बारे में, संस्थापक थे, मक्का से मदीना ये गए थे, है ना। फिर हिजरा कैलेंडर मैंने बताया था। फिर इसमें मैंने बताया था ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वार 2 हुआ था, तो यहीं से वर्ल्ड वार 2 में ये हार गए थे, तो कैलिफेट सिस्टम खत्म हो गया था और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। फिर सबसे पहले जो मुस्लिम आया था इंडिया में वो था मोहम्मद बिन कासिम, और आता है और सिंध को कंक्वेस्ट कर लेता है। और ये आया था सिर्फ लूटने के पर्पज से आया था, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा मोहम्मद आप गजनी को देखा हमने, और ये आता है और ये क्या करता है, इसका सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय करता है, इसका पर्पज सिर्फ लूटना था। इसके बाद मोहम्मद गोरी देखा, मोहम्मद गोरी के समय में 2 युद्ध आपको याद रखना है, तराइन का युद्ध पहला और दूसरा पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, बस इतना याद रखना है आपको। फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, और दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था सबसे पहले जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबल ने नौरोज फेस्टिवल शुरू किया था, सजदा पैपोश शुरू किया था, चहलगामी सिस्टम को खत्म कर दिया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, एकता सिस्टम शुरू किया था, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कुतुब मीनार का भी सिर्फ नींव रखवाया था। तो इस तरीके से फिर खिलजी डायनेस्टी था, ये सबसे छोटा डायनेस्टी था लेकिन सबसे अच्छा डायनेस्टी था, हर चीज इसने बहुत सारे चेंज किए थे। इसने एमएलए रिफॉर्म किया था। तो ये हमने देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था। इसका कैपिटल क्या था? लाहौर था। इसे लाख बक्स कहते हैं क्योंकि 1 लाख रुपए की चैरिटी दे रहा था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने कहाँ बनवाया था? अजमेर में, और चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने जजिया टैक्स लगाया था। जजिया टैक्स क्या होता है? जो हिंदू होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो नॉन मुस्लिम है वही हिंदू, तो उनके ऊपर एक जजिया टैक्स लगाया था। इल्तुतमिश को टू फाउंडर कहा जाता है, और इसे स्लेव ऑफ द स्लेव कहते हैं क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जिसे स्लेव ऑफ द स्लेव कहते हैं। इसके समय में चहलगामी सिस्टम हो रहा था। चहलगामी सिस्टम क्या था कि 40 नोबल एलिट ग्रुप के लोग थे, और वो क्या करते थे, और गाइडेंस करते थे। एकता सिस्टम इसी का समय था। रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इकलौती है दिल्ली सल्तनत की सुल्तान जो फीमेल थी। गयासुद्दीन बलबन आते ही दीवाने अर्ज शुरू करता है, एक आर्मी डिपार्टमेंट बना देता है, चहलगामी को तुरंत खत्म कर देता है। फिर खिलजी डायनेस्टी में देखा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? उसका भतीजा था। इसने क्या किया? एमएलए रिफॉर्म हुआ। एमएलए रिफॉर्म में क्या था? मार्केट बना दिया कि एक ही जगह पे सारे मार्केट होंगे, लोगों को खरीदना आसान हो जाएगा। खुफिया सिस्टम शुरू कर दिया ताकि लोग गलत रेट पे कुछ सामान न बेच पाए। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने लैंड को मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। और इसने क्या किया? स्टैंडिंग आर्मी शुरू कर दिया, दाग सिस्टम शुरू कर दिया, जैसे घोड़ों पे निशान बनाना, हुलिया सिस्टम शुरू कर दिया ताकि कोई दो दो बार एक ही बार दो बार आके पैसे ना ले। इसने क्या किया था? मलिक कफूर था, वो 1000 दिनारी मतलब 1000 रुपए में इसको खरीदा था, है ना। इसका कैपिटल क्या था? तो सिरी फोर्ट। फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में 3 लोग थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या था, वो वापस आ रहा था युद्ध से, तो उसके बेटे ने इसके स्वागत में आराम करने के लिए तंबू लगाया था, उसमें गिर के इसकी मौत हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था?
ये भी दूसरा था, ये भी सबसे पढ़ा-लिखा, सबसे एजुकेटेड एजुकेटेड था। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पर सारे के सारे फेल हो जाते हैं। जैसे कैपिटल ट्रांसफर किया, दिल्ली से देवगिरी, ये भी फेल हो गया क्योंकि बहुत दूर था, लोग आते-जाते में मर गए, फिर कहा कि चलो पोस्टपोन मतलब कि फिर से वहीं चलते हैं, दिल्ली को ही कैपिटल बनाते हैं। टोकन करेंसी शुरू किया, टोकन करेंसी क्या किया, सिल्वर के रेट पे कॉपर कॉइन बनाया। अब लोग क्या हुआ अपने घर पे कॉपर के सिक्के बनाने लगे, तो इसकी तिजोरी खाली हो गई। जब तिजोरी खाली में तो इसने क्या किया, दोआब जो 2 नदियों के बीच में बहुत फर्टाइल लैंड होता है, वहाँ पे हेवी टैक्स लगा दिया और इसका किस्मत इतना खराब था कि फेमाइन आ गया और किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो इस वजह से इसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए और तभी उसने क्या किया, तक्कावी लोन देना शुरू किया कि तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा तक्कावी लोन का संबंध किससे है? तो ये एग्रीकल्चर से है। इसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया दीवाने कोही। फिरोज शाह तुगलक इसे फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसने बहुत सारे कैनाल्स बनाए। इसका कैपिटल था फिरोजाबाद। जजिया टैक्स को इसने सेपरेट कर दिया। पहले जजिया टैक्स लैंड टैक्स के साथ लिया जाता था। इसने क्या किया, जजिया टैक्स को अलग से लेना शुरू कर दिया। सैयद डायनेस्टी इसको तो आप लोग जानते हैं, खिज्र खान इसका फाउंडर है, बस इतना याद रखना है। लोधी डायनेस्टी इसका फाउंडर है, बहलोल लोधी इसका फाउंडर है और किसके लिए जाना जाता है, गार्डन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। सिकंदर लोधी बहुत ही पावरफुल थे। इब्राहिम लोधी जो थे सबसे लास्ट में एरोगेंट थे, तो जो नोबल्स होते थे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो दौलत खान नाम का जो एक नोबल था, वो बाबर को कहता है कि आ जाओ, मतलब इनवाइट करता है और वो आता है। मुगल वहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और किसकी शुरुआत होती है, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो ये सारा हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा और बाकी ये छोटी-छोटी चीजें हमने देखा। अब आते हैं, आज हम मुगल के बारे में देखेंगे और तो मुगल की शुरुआत होती है बाबर से। तो बाबर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, बाबर आते ही 4 युद्ध करता है और चारों के युद्ध थोड़े इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो एक बार हम चारों युद्ध के नाम देख लेते हैं। तो पहला आते ही इसने पहला पानीपत का युद्ध किया और इसका ईयर बताइए आप लोग, पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? ये होता है 1526 में। किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा वाला जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध है और ये कब होता है? 1527 में होता है और ये किसके साथ होता है? राणा सांगा के साथ होता है। तीसरा युद्ध जो होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है और ये चंदेरी का युद्ध किसके साथ होता है? मेदिनी राय के साथ होता है। और चौथा युद्ध जो होता है घाघरा का युद्ध और ये किसके साथ होता है? 1529। इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग जानते हैं सब, जैसे राजकुमार जी ने भी बताया, खाना खाया, पानी पिया, चांद को देखा घाघरा में। तो इस तरह सारे थे। फिर इसकी डेथ हो जाती है, फिर इसका बेटा हुमायूं है वो बनता है। पर दिक्कत ये होता है, जब हुमायूं आता है तो हुमायूं के आते ही एक नई डायनेस्टी शुरू हो जाती है, उससे कहते हैं सुर एम्पायर। और इसका फाउंडर जो थे और वो थे शेर शाह सूरी इसका फाउंडर थे। अब इनके बीच में कई सारे वार होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे इसका एक ट्रिक है मैंने बनाया है, हुमा कुरैशी को आप लोग जानते ही हैं। तो हुमा देव चाचा कौन है ना? देव चाचा कौन है? तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कौन से? कन्नौज का युद्ध। अब होता क्या है, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इन दोनों के बीच में इतने सारे युद्ध होते हैं, बेचारा हुमायूं हार के भाग जाता है। जब हुमायूं भाग जाता है, कन्नौज का युद्ध जो हुआ था ये 1539 में हुआ था। 1540 में तो कन्नौज का युद्ध होता है। तो यहाँ से सुर डायनेस्टी शुरू होता है। इसका फाउंडर था शेर शाह, इनका कैपिटल सासाराम। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक को रिपेयर कराया था। इसका ओरिजिनल नाम था फरीद। इसने एक सिल्वर क्वाइन इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था डैम। इस बेचारे की मौत हो जाती है। कैसे मौत हो जाती है? कैनन का एक्सप्लोजन था, उससे इसकी मौत हो जाती है। और आपको जब कोई मरता है तो उसका सिविल वार शुरू हो जाता है, सक्सेशन वार, कि भाई हम किंग बनेंगे, हम किंग बनेंगे। और इस तरीके से वीक होता है और हुमायूं वापस आता है। सो हुमायूं जो है ना 15 साल जेल में था, बेचारा इधर उधर भटक रहा था अपने परिवार के साथ। जब ये वीक होता है दोबारा आता है, 15 साल बाद आता है और फिर से रिकवर कर लेता है मुगल एम्पायर को। किसकी मदद?
बैरम खान की मदद से। पर इसका किस्मत बेचारे का इतना खराब था, शुरू में राजा बना तो हार गया, जब इसका आराम करने का समय आया। फिर आराम करने का तो फिर बेचारे की लाइब्रेरी से गिर है 1556 में और इसकी डेथ हो जाती है। हुमायूंनामा इसकी बहन ने लिखा था। हुमायूंनामा क्या इसकी बायोग्राफी है, गुलबदन ने इस बारे में लिखा था। ओके, फिर आते हैं जो ये थे बैरम खान, रीजेंट ऑफ अकबर थे। मतलब ये अकबर जो था ना बहुत छोटा था, आई थिंक कितने साल का होगा, 7-8 साल का आई थिंक था। तो उस समय पे तभी पानीपत का वार होता है और पानीपत का दूसरा जो होता है हेमू जो था और अकबर के जो रीजेंट थे बैरम खान उनके बीच में होता है। ये पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। फिर आते हैं अकबर के ऊपर। अब अकबर के पास आने में अकबर के ऊपर आते हैं तो अकबर क्या करता है, सबसे पहले तो इसने कैपिटल चेंज किया और इसने कैपिटल क्या कर दिया बताइए आप लोग। आगरा को इसने कैपिटल बनाया, दिल्ली को कैपिटल नहीं, इसने आगरा को कैपिटल बनाया। ओके, राजकुमार जी ने एकदम सही बताया, गुड इवनिंग परमीत जी। तो इसके बाद अब देखिए क्या होता है, इसने आगरा को कैपिटल बनाया और जो इसके भी आपने बताया ना संरक्षक वो सिर्फ 1560 तक थे। इसने एक राजपूत पॉलिसी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, राजपूत पॉलिसी क्या था, पहले तो इसने शादी कर लिया, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इस पे तो मूवी भी बन चुकी है। तो इसने शादी किया और किससे शादी किया, राजा भरमाल आप आमेर की बेटी के साथ, है ना। तो उनका नाम क्या था, अकबर, जोधा अकबर, हाँ उनके साथ इनकी शादी होती है। फिर ये क्या करता है, सारे जो राजपूत है ना शुरू में वो लोग दिक्कत करते हैं, तो सबके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दिया। जैसे राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, इनको सीनियर पोजीशन दे दिया। अरे भाई अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो कोई आपके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा। इसने वही काम किया, रिस्पेक्ट देना शुरू किया, हाई हाई पोस्ट देना शुरू कर दिया। और राजपूत लोग चूंकि भगवान को मानते थे, इसने इसने क्या किया और भी अच्छा काम किया, जैसे पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया, पिलग्रिम टैक्स हटा दिया, फिर इसने जजिया टैक्स भी हटा दिया। तो इस वजह से इसका शासन बहुत अच्छा चलता रहा। तो अगर आपसे पूछे तो 1563 में ये हटाया और 1564 में जजिया टैक्स, एक के बाद एक दोनों हटा दिया। इसके बाद क्या करता है, अलायंस कर लेता है सबको। तो इस वजह से बहुत ही जो राजस्थान वाला एरिया था तो वहां बहुत पीस रहता है इनके बीच में। अकबर के समय में ही एक अकबर के बारे में कुछ और इसने बहुत अच्छे काम किए थे, क्योंकि रिलीजियस को लेकर बहुत ही टॉलरेंट था, मतलब बहुत ज्यादा उस तक का ये नहीं था। तो इसके समय में जो महाभारत है, महाभारत और रामायण, इसका ट्रांसलेशन हुआ था। और बताइए क्या नाम था, उसका नाम था रज्मनामा, है ना। और किसमें ट्रांसलेट हुआ था, ये पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ था। ओके, तो ये इसके समय में कुछ अच्छा काम हुआ था। और कहें अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, अबुल फजल ने। ओके, फिर एक चीज और देखिए, इसने कैपिटल क्या कर दिया वो तो आप लोग जानते ही हैं। अकबर ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, अकबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, झरोखा सिस्टम। झरोखा दर्शन आप लोग जानते हैं, दर्शन देता था ये, झरोखा दर्शन। ओके, आनंद जी ने एकदम सही बताया, फतेहपुर सिकरी ये बाद में कैपिटल कर देता है। इसके बाद इसने क्या किया था, जिसे और बस ये मेन चीज इसके बारे में इतना है। और भी जैसे सजदा जो बलबन ने शुरू किया था वो शाहजहां ने चेंज किया था, वो बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीजें थी। फिर आते हैं अकबर का और इसके साथ देखते हैं इनके साथ कौन थे, राणा प्रताप और अकबर जी के बारे में। अब दिक्कत ये होता है, इसने सारे राजपूत को मना लिया पर राणा प्रताप जी को नहीं मना पाया, है ना। सारे राजपूत को मना लेता है पर राणा प्रताप जी को नहीं मना पाता है। तो होता क्या है, हालांकि इनके बीच में कई सारे युद्ध होते हैं। और राणा प्रताप कौन थे, इनके पापा का नाम था राणा उदय सिंह और राणा प्रताप सिंह, ये दो लोग नहीं मानते। और लगातार इनके बीच युद्ध चलता है और चित्तौड़ को अकबर क्या करता है, चित्तौड़ को तो जीत लेता है
और हल्दी घाटी भी इनसे जीत लेता है, पर पूरी तरीके से नहीं, विक्ट्री नहीं पाता है, सबड्यू नहीं कर पाता, पूरी तरीके से सबड्यू नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि लोग गुरिल्ला वार करते थे। गुरिल्ला वार आप लोग जानते ही हैं, जो जंगलों में छुप-छुप के मारते हैं, और ये दोनों लोग उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। इस वजह से बेचारा अकबर जो है बार-बार इनसे पूरी तरीके से हरा नहीं पा रहा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछ लेता है, तो ये 1576 में हुआ था। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था राजा टोडरमल। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अकबर के? राजा, ये भी राजपूत थे, टोडरमल। और इसने एक सिस्टम शुरू किया था, उस सिस्टम का नाम था दहसला सिस्टम। बस इतना ही आपको याद रखना, दहसला सिस्टम। ये एक प्रकार का टैक्स था, है ना? तो इतना सारा चीज़ें हमने देखे। फिर अभी बताया, अभी किसने बताया था? आतिफ जी ने बताया था, दीवाने क्या नाम था? दीवाने आला, दीवाने इलाही, हाँ, चलिए उस पे भी आते हैं। अब आते हैं थोड़ा-सा और इसके बारे में देख लेते हैं, तो आप लोग ये समझ गए। इबादत खाना के बारे में बताइए आप लोग। इबादत खाना जो था, ये हाउस ऑफ वर्शिप था, और ये कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी में था, फतेहपुर सीकरी में। इसमें होता ये था, अकबर जो था ना, हर धर्म के लोगों को इनवाइट करता था। हर धर्म के लोगों को इनवाइट करता था कि आ जाओ और हम लोग डिस्कशन करेंगे, रिलीजियस पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे उलेमा, मुस्लिम, पंडित, भिक्षु, जैन, मोच, कैथोलिक, क्लर्क, सबको इनवाइट करता है। तो इस तरीके से इबादत खाना, आप लोग एकदम सही बता रहे हैं। लेकिन ये जो अकबर था ना, इसकी एक अच्छी बात ये थी, जो मुस्लिम उलेमा थे, पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर होता था ना, तो ये टॉलरेट नहीं करता था। भाई तुम धार्मिक मुद्दों पे ही बात करो, तुम्हें पॉलिटिकल मैटर में नहीं घुसना है। तो ये था अकबर के बारे में। अकबर ने एक दीन इलाही शुरू किया था, और दीन इलाही के बारे में आप लोगों ने बताया ही है, जैसे सुबलक्ष्मी जी ने बताया, एकदम गोल मटोल, एकदम सही बात है। तो दीन इलाही में क्या होता है? दीन इलाही में क्या होता है? ये एक नया धर्म बनाता है, एक न्यू रिलीजन बनाता है ना? और न्यू रिलीजन कैसे बनाता है? मतलब कि सारे धर्मों से अच्छी-अच्छी चीज़ों को निकालता है और एक धर्म में डाल देता है ना? तो डिवाइन फेथ इन वन गॉड। और क्या करता है, इसमें सिर्फ फॉलोवर कितने थे? 19 फॉलोवर ही इसको ज्वाइन करते हैं, है ना? और ये किसकी बात करता है? सूल ए कूल की बात करता है, सूल ए कूल की बात कर, मतलब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, कि हम सब भाई हैं, है ना? ओके। अब आते हैं इसके समय में और चीज़ हम देखते हैं। इसके समय में जो लैंड था ना, उसने लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पोलाज लैंड को इसने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, और उसका नाम था पोलाज, परौती, चाचर और बंजर, है ना? तो ये बस हल्का-सा याद रखना है। और इसके समय में जो रेवेन्यू दिया जाता था, वो कैश के फॉर्म में दिया जाता था, और जो भी किसान प्रोड्यूस करते थे, उसका 1/3 जो था ना, वो टैक्स लेता था, वो 1/3। अकबर के समय में नौरत्न भी थे, तो नौरत्न भी अभी हम डिस्कस करेंगे, कोमल जी ने बताया अभी। तो अब आते हैं अकबर के समय में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, मनसबदारी। मनसबदारी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, मनसबदारी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मनसबदारी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, ज़्यादा नहीं याद करना है। बस इसमें होता क्या है, जट सवार, इसमें आपको ये रैंकिंग होती है, एक प्रकार का ये रैंकिंग होता है, और आपको इतने हॉर्स वगैरह रखने होते हैं, और इसके बदले में आपको कैश दिया जाता था, जागीर। और ये हेरेडिटरी नहीं था। हेरेडिटरी जानते हैं आप लोग ना, कि अगर किसी को मिल गया तो उसके बच्चे को मिलेगा, उसके बच्चे को, ऐसा नहीं था। जो बराबर पेमेंट करता रहेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा। फिर और एक पॉइंट देख लेते हैं अकबर के बारे में, अकबरनामा। अकबरनामा आप लोग जानते हैं, अबुल फजल ने लिखा है, और इसमें 3 पार्ट है। अकबरनामा में 1, 2, 3 पार्ट है। तो शुरू के जो 2 पार्ट हैं, इसमें अकबर की लाइफ स्टोरी है, और जो तीसरा वाला है ना, इसमें क्या है, ऐन ए अकबरी। ऐन ए अकबरी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, ये सारी चीजों के बारे में। एकदम सही बताया चंचल मैम ने, नेपोटिज्म। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अगला फिर हम देखते हैं इसने क्या बनवाया, तो इसका कैपिटल तो फतेहपुर सीकरी अभी आपने बताया 1517। ओके, अब आगे चलते हैं जहांगीर। अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर आते हैं। बस आपको जो 9 रत्न है ना, अकबर के 9 रत्न, इसमें आपको एक नाम याद रखना है। अकबर के जो 9 रत्न है इसमें आपको तानसेन का नाम याद रखना है कि 9 रत्न में कौन थे? तानसेन। ये पूछ लेता है कि ये किसके 9 रत्न थे, है ना। जहांगीर के बारे में अब देखते हैं। जहांगीर का ओरिजिनल नाम क्या था? जल्दी बताइए आप लोग। जहांगीर का ओरिजिनल नाम एकदम सही बताया सोनम जी ने, म्यूजिशियन थे। जहांगीर का ओरिजिनल नाम था सलीम। आपको इतना ही याद रखना, ये ओरिजिनल नाम पूछ लेता, बहुत एग्जाम में पूछता, सलीम। और क्या होता है, और इसने इन्होंने क्या किया था, जो 5th सिख गुरु थे, सिख में आप लोग जानता हैं टोटल, तो 5th सिख गुरु को क्या नाम था उनका? अर्जुन देव नाम था। उनको इसने क्या किया था? एग्जीक्यूट करा दिया था, सर कटवा दी। इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है इसके समय में। नूर जहां इसकी वाइफ का नाम था। इनकी वाइफ का नाम क्या था? नूर जहां आप कह लो या मेहर ओ निशा, नूर जहां इनकी वाइफ का नाम। अब होता क्या है, जो इनके बच्चे थे, नूर जहां चाहती थी कि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्पिरेसी चलता है, क्योंकि खुर्रम, खुर्रम किसका नाम है? शाहजहां का नाम खुर्रम। तो ये चाहती थी कि जो इनकी बेटी थी, और उसका लाडली नाम था, नूरजहां की बेटी का नाम लाडली था, और जहांगीर के यंगर सन से उसकी शादी कराना चाहते थे। पर खुर्रम जो था बहुत ही पावरफुल था, मतलब कि वो बहुत अच्छा था इन सारी चीजों में। तो फिर शाहजहां आता है, और शाहजहां के बारे में आप लोग जानते हैं, इनका ओरिजिनल नाम आपको याद रखना, खुर्रम। एक चीज और बता दूं, जहांगीर के समय में एक इम्पोर्टेंट चीज है जो पता होना चाहिए आपको। जहांगीर के समय में 2 इंग्लिश एम्बेसडर आए थे इंडिया में। इंग्लिश एम्बेसडर आए थे, बताइए उन दोनों का नाम बताइए। केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एम्बेसडर। अनामिका जी ने एकदम सही बताया। और हेक्टर मुनरो नहीं, हेक्टर मुनरो का, विलियम हॉकिंग एंड थॉमस रो। शुभलक्ष्मी जी ने एकदम सही बताया। तो विलियम हॉकिंग आपको याद रखना है, विलियम हॉकिंग। और दूसरा जो थे ये थॉमस रो थे, है ना। तो पहले कौन आता है? 1608 में ये आते हैं। फिर आते हैं 1615 में थॉमस रो आते हैं, है ना। इतना था। फिर शाहजहां के बारे में, शाहजहां को तो आप लोग जानते ही हैं, इनका नाम क्या था? खुर्रम इनका ओरिजिनल नाम था। इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम था नूरजहां। सॉरी, मुमताज महल। इनकी वाइफ का नाम था मुमताज। और मुमताज को क्या बोलते हैं? अंजुमा बेनू बेगम। ये जो नूरजहां थी उनकी ये भतीजी थी, है ना। फिर क्या होता है, ये गोल्डन एज था। ये जो है मुगल का गोल्डन एज था। गोल्डन एज का मतलब समझते हैं आप लोग? गोल्डन एज का मतलब ये था कि ना इंटरनल कोई दिक्कत था, ना एक्सटर्नल कोई दिक्कत था, ना कोई मतलब बाहर से इन्वेजन होता है ना, बाहर से लोग अटैक करते हैं, तो उस समय कुछ नहीं था। तो इस वजह से ये गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि इसका किंगडम बहुत अच्छा चल रहा था। और इसने बहुत सारे काम किए, जैसे ताजमहल इसी के समय बना था। और इसके समय क्या बताइए आप लोग? ताजमहल बना था, मोती मस्जिद बना था इसके समय में। और क्या बना था? रेड फोर्ट, न्यू कैपिटल इसने बनाया था शाहजहांबाद। रेड फोर्ट में इसने दीवाने आम, दीवाने खास बनवाया था। जामा मस्जिद
इसने दिल्ली में बनवाया था। ये इतना चीज है इम्पोर्टेंट, याद रखिए। अब होता क्या है, शाहजहां जो था ना, शाहजहां का ये अफवाह फैल जाता है, ये बीमार था, शाहजहां जो है बीमार हो जाता है और ये अफवाह र्यूमर फैल जाता है कि मर गया। अब जब ये पता चलता है कि मर गया है ना, तो वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। बैटल जो होता है, इनके 4 बच्चे थे, शाहजहां के 4 बच्चे थे। कौन कौन थे? एक था दारा सिको, दारा सिको, दूसरा सूजा, तीसरा औरंगजेब और तीसरा जो था मुराद। इन चारों में ये होने लगता है कि कौन बनेगा, है ना। अब इन सब में चारों में पहले तो वार युद्ध वगैरह होता है और अंत में जो औरंगजेब है ये सबको हरा देता है और इनके बीच जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ समूगढ़, बैटल ऑफ समूगढ़। तो इस ये पूछ लेता है, तो सक्सेशन वाला जो वार हुआ था, इस वार के थ्रू औरंगजेब बनता है। अब आते हैं औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किस नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को किस निक नेम से जानते हैं? इसका नाम बताइए। 1658 1707। आलमगीर, एकदम सही बताया आप लोगों ने, ये आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। और क्या है इनके समय में, ये सुन्नी थे, है ना। ये मुस्लिम में भी शिया और सुन्नी होता है, तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के थे, बहुत ही क्रूवल थे, इसीलिए इनका पीर कहा जाता है ना। सिंपल लाइफ स्टाइल, इन्होंने म्यूजिक, डांस, अपने कोर्ट में इन सारी चीजों को बैन करा दिया। इन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनवाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था मुहतसिब। मुहतसिब, मुहतसिब का मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जो मोरल कोड बताएगा, है ना, मोरल कोड के बारे में, कि भाई ऐसे करो, ज्यादा ये नहीं करना है ना। जैसे अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि लेट के लेक्चर देख रहे होंगे, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो सीधा चेयर पे 90 डिग्री पे बैठ के देखिए, तो ये एक्टिव लेक्चर हो गया, वो समझ आएगा। लेट के देखना मतलब कि बस आप सुनते जा रहे हो। तो ये था, तो मुहतसिब। फिर क्या होता है, इसने जो था री इम्पोज कर दिया, री इम्पोज कर दिया, क्या री इम्पोज कर दिया? जजिया टैक्स जो अकबर ने हटाया था, एंड पिलग्रिमेज टैक्स इसने फिर से लगा दिया। ओके। और इसने क्या किया, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन को बंद करा दिया कि मंदिर नहीं बनाना है। ओके। इस तरह से सारी चीज, इसने बहुत सारे टेम्पल जैसे बनारस, मथुरा, बहुत सारे टेम्पल को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जो हिंदू लोग सेलिब्रेशन करते हैं उसको भी इसने क्या किया, बंद करा दिया। और यहाँ तक कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम में जो सिया लोग थे, सब मुस्लिम में भी कई कैटेगरी है ना, उसको भी बैन करा दिया कि भाई तुम भी, जैसे मुहर्रम हो गया, तो ये एक तरीके से अलग ही था, किसी को टॉलरेट नहीं कर रहा था। इसकी पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो इसने भी एक सिख गुरु को एग्जीक्यूट करा दिया था, नाइन्थ नाइन्थ सिख गुरु को एग्जीक्यूट करा दिया। और उनका नाम क्या था, आप लोग जानते हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, इनको एग्जीक्यूट करा दिया। और देखो आप, जब इनको एग्जीक्यूट कराया ना, तो सिख वालों को एक चीज तो समझ आ गया, भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। तो जो अगले 10th सिख गुरु बनते हैं, ये क्या करते हैं, एक खालसा पंथ बनाते हैं, पंथ खालसा बनाते हैं, मतलब कि अपनी एक आर्मी तैयार करते हैं कि भाई अब हम इनको जवाब देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके समय में। अब औरंगजेब की एक कमी थी, ये पूरा समय जो था ना, अपना टाइम जो है, पूरा टाइम इसने डेक्कन वाले पोर्शन में लगा दिया। अपने लाइफ का सोचिए, 27 ईयर्स ये साउथ के डेक्कन वाले पोर्शन में था, शिवाजी से फाइट कर रहा है।
पर मराठा को ये पूरी तरीके से हरा भी नहीं पाता है। इस वजह से इसके सारे तिजोरी भी खाली हो जाता है और यहीं से जो मुगल एम्पायर था वीक हो जाता है। यार बिना मतलब का 27 आप इतना जिद करने की क्या ही जरूरत थी, नहीं हरा पा रहे हो वापस आ जाओ। तो इस तरीके से मुगल क्या हो गए, यहाँ पे वीक हो गए, इसके बाद यहाँ से कहानी खत्म हो गया। इसने बहुत सारी चीजें बनवाई, जैसे बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था बताइए आप लोग। बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था इसने? औरंगाबाद, है ना, औरंगाबाद में। और इसने क्या बनवाया था? मोती मस्जिद, रेड फोर्ट में जो मोती मस्जिद है ना, वो इसने ही बनवाया था। इनके समय में जो मुगल होते हैं उसमें वजीर होते हैं, तो वजीर कौन सा काम देखते हैं? फाइनेंस वाला काम जो होते हैं ना, ये वजीर ही देखते हैं। ओके। इनमें जो प्रोविंस होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो सबसे ऊपर होता है प्रोविंस, प्रोविंस के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे होता है तहसील, उसके नीचे होता है विलेज, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आपको पता है मुगल्स में पोर्तुगीज आना शुरू हो गए थे, तो टोबैको, मेज, है ना, ये सब वो फसल वगैरह लाना शुरू कर दी। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है मुगल में, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, भाजी सब्जी। तो एक फारूक सियार का नाम बस आपको याद रखना है, फारूक सियार। फारूक सियार क्यों इम्पोर्टेंट है आप लोग जानते ही हैं। इसके समय में एक फरमान शुरू हुआ था। हाँ, नशा करने लगे, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो 1717 में क्या होता है? फरमान शुरू होता है। और ये किसके समय हुआ था? फारूक सियार ने 1707 में फरमान शुरू किया था। और ये क्या था? दस्तक, मतलब ये था ना कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो साल में इतने पैसे दे दो और इसके बाद तुम क्या करो? ट्रेड करो। पर जो कंपनी के लोग थे वो तो था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन ये पर्सनल यूज करने लगे इसका। इस वजह से लोग इसका विरोध भी करते थे, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। फाइनली आप लोग जानते ही हैं, 1757 में बेचारा विद्रोह करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी होता है, बेचारे की कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल होने लगे थे ना। तो इस तरीके से हमने देखा। और सबसे आखिरी जो मुगल था वो आप लोग बताइए, सबसे आखिरी मुगल जो था 1507 में, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा मुगल की कहानी खत्म हो गई। और अकबर टू आप लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दिया था इसने, राजा की उपाधि दी थी। एक चीज और बता दूं, जब आप लोग जानते हैं राजा की उपाधि किसको दिया? राजा राम मोहन राय को। यहाँ एक चीज आप, बहादुर शाह जफर, है ना। आप लोग एक चीज और सोचिए, जब आपको पता है कि यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था और दीवानी राइट शुरू हुआ था और पैसे वसूलना ये शुरू कर दिए थे। तो यहाँ क्या होता था, ये पैसे देते थे, जो वहाँ के जो ये थे ना मुगल के जो सुल्तान थे, उन्हें पैसे देते थे ये ब्रिटिश वाले। तो एक बार क्या हुआ, इनको पैसे नहीं दिए गए, तो अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को भेजा था कि जाओ तुम उनसे बात करो, पेंशन पैसे की बात करो। तो इस तरीके से तो बहुत बुरा हाल हो गया था इन लोगों का, है ना। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अब हम आते हैं अगला, तो हमने देख लिया पूरा इनके बारे में। अब हम देखेंगे विजयनगर अंपायर के बारे में। अब नॉर्थ में तो आप देखेंगे कि ये मुगल थे, पर साउथ की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये विजयनगर अंपायर है। और ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये कौन सा है? ये बहमनी किंगडम है। बहमनी किंगडम जो है ये 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अहमदनगर, बेरार, बीजापुर, बिडार और गोलकोंडा। और विजयनगर अंपायर आपको आप देख रहे होंगे। तो विजयनगर अंपायर के जो फाउंडर थे उनके बारे में आप लोग बताइए। तो इसके फाउंडर का नाम है हरिहर और बुक्का। इसके फाउंडर का क्या नाम है? हरिहर एंड बुक्का। ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है। इनकी कैपिटल जो थी, इनके कैपिटल का क्या नाम है? तो हम्पी। हम्पी आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? आज जो कर्नाटक आप देख रहे हो ना, वहां पे। इनमें 4 डायनेस्टी था और दोनों भाई थे। चंचल मैम ने एकदम से बताया, दोनों भाई थे। फिर इसके बाद 4 डायनेस्टी थे। 4 डायनेस्टी का नाम क्या था? एक संगम डायनेस्टी था,
दूसरा सेलुवा डायनेस्टी था, तीसरा तुलुवा और सबसे लास्ट में अरेबिडो। ओके। और आपको बता दूं, ये जो पहला वाला है ना, ये शिव भगवान को मानते थे, मतलब सेवाइट्स थे, और बाकी ये नीचे वाले ये विष्णु वाले थे। ओके। अब हुआ क्या था, जो विजयनगर अंपायर था और बहमनी किंगडम था, इनके बीच में रैचूर दोआब क्या है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में बहुत ही फर्टाइल लैंड था। इसके लिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बहुत सारे वार लगातार हुए। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट एक राजा है, उसका नाम है कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय को किस नाम से जाना जाता है, आंध्र भोज। किस नाम से, आंध्र भोजा के नाम से जाना जाता है इनको। और ये तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनके समय में क्वेश्चन ये पूछ लेता है अष्टदिग्गज क्या है, तो इन्होंने क्या किया था, 8 स्कॉलर्स पोएट को पैट्रोनाइज किया था, और उसमें से तेनाली रामा जो थे वो एक थे। तो अष्टदिग्गज का संबंध किससे है, कृष्णदेव राय से है ना। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कवि थे, उनका नाम है पेदन्ना, इन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ये गोल्डन एज था, तेलुगु लिटरेचर का ये गोल्डन एज था। तो तेलुगु की बात अगर आएगी तो विजयनगर अंपायर आपको याद रखना है, और अगर तमिल की बात आएगी तो चोला इंपायर आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें हमने देखा। विजयनगर अंपायर के समय में एब्सोल्यूट मोनार्की था। मोनार्की आप लोग जानते हैं, जब किसी राजा का शासन होता है उसको मोनार्की कहते हैं। इसने गोल्ड कॉइन शुरू की, गोल्ड कॉइन वराह कहते हैं। इसके समय में जो मंदिर थी उसका गोपुरम ख्याल होता था, मतलब कि मंदिर में जो एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस गेट होता है ना, जैसा आप देखते होंगे, ये बहुत ऊंचा होता था और अंदर की ये मंदिर होती थी। तो ये गोपुरम तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे। जो मंदिर का जो विमान होता था, विमान से भी ऊपर होता था ये। तो सही बताया आप। अनामिका जी ने जैसे हजारा टेम्पल, कई सारे फेमस टेम्पल इसके समय में थे, है ना। तो ये सारी चीजें इसके बारे में है। इसके समय में और क्या था, हमारा नायक सिस्टम। हमारा नायक सिस्टम क्या होता है, ये जो एकता सिस्टम था इल्तुतमिश वाला, सेम वैसे ही था। नायक जो सैनिक होते हैं, पॉलीगार कहते हैं। और एंगर सिस्टम था, ये गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उससे संबंध था ये। इसमें होता ये था कि विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन होता था इसके थ्रू। तो ये सारी चीजें इसके बारे में देखे। फिर हमने देखा विजयनगर अंपायर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अंत में जो युद्ध होता है ये आपको याद रखना, बैटल ऑफ कालीकोटा। बैटल ऑफ कालीकोटा में क्या होता है, विजयनगर अंपायर खत्म हो जाता है। हालांकि जो मेन कैपिटल था वो खत्म हो जाता है, धीरे हल्का फुल्का सरवाइव करते हैं, लेकिन इनका जो था वो सारा खत्म हो जाता है। और मंदिर की बात करें तो आप लोग जानते हैं आज के यूनेस्को लिस्ट में भी है, जैसे एलिफेंट चैरियट है ना, ये यूनेस्को लिस्ट में भी है। टेम्पल आप लोग जानते हैं, विठल टेम्पल में भी है ये। तो ये सारी चीजें हमने देखा विजयनगर के बारे में। इसके साथ ही हल्का सा देखेंगे हम बहमनी किंगडम के बारे में। तो बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश ने किया था हसन गंगू ने इस्टेब्लिश किया था। ये दोनों साउथ में थे, और दिल्ली सल्तनत और मुगल के समय में ये सब दोनों थे साथ में। इसका कैपिटल क्या था, गुलबार्गा। गुलबार्गा कहाँ पे है, गुलबार्गा ये कर्नाटक में है ना। इसमें क्या हुआ, इसका लगा चल रहा था, किससे चल रहा था, मुगल से और विजयनगर अंपायर से। महमूद गवन जो था इस समय ये पीक पे था, मतलब ये जो डायनेस्टी है पीक पे था। पर ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 5 सल्तनत में, और पांचों सल्तनत का नाम मैंने फोटो में आपको दिखाया है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो मुगल थे, मुगल पूरे डायनेस्टी को एनेक्स कर लेते हैं। और लगातार चूंकि युद्ध हो रहा था तो 1687 में पूरा डायनेस्टी जो है ये मुगल में मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में। हल्का सा है, एक बार आप देखोगे तो आपको सारी चीजें फिर तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ मेन पॉइंट देखेंगे। 8th सेंचुरी में शुरू होता है, और कहाँ से शुरू होता है, साउथ इंडिया से शुरू होता है। साउथ इंडिया में कौन थे, आप लोग जानते हैं शंकराचार्य जी ने शुरू किया था। फिर ये क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में
धीरे धीरे स्प्रेड, धीरे धीरे अदर प्रोविंस में स्प्रेड हो जाता है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो रामानंद ने बहुत ज्यादा स्प्रेड किया, और इसे अगर पॉपुलर तो ये लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब कि जो आम बोलचाल की भाषा होते हैं ना, उसमें स्प्रेड किया, तो लोग इससे कनेक्ट होने लगे। सिंपल सी बात है, जब लोग कनेक्ट होंगे तो ये स्प्रेड होगा। तो ये भक्ति मूवमेंट है। अब इसके कुछ फीचर्स है, भक्ति मूवमेंट के कुछ फीचर्स है, वो देख लेते हैं। जैसे सिंगल माइंड डिवोशन है ना, रिचुअल जो भी सेक्रीफाइस होते थे उसको ये लोग डिस्कार्ड करते थे, और इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते थे। भगवान में दो तरह के लोग मानते थे, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण को क्या बोलते थे? प्रेमाश्रयी। और निर्गुण कौन थे? जो फॉर्मलेस की बात करते हैं, ज्ञानाश्रयी। मतलब कि जो प्रेम के थ्रू भगवान को पाना चाहते हैं। ओके, कोई नहीं चंचल में, जो प्रेम के थ्रू भगवान को पाना चाहते हैं। जैसे भगवान को अगर पाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बहुत ज्ञान अर्जित कर लो, या तो भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ। तो दोनों में से कोई एक करोगे तो आप देखेंगे जिसके पास दिमाग कम होता है वो भगवान की भक्ति में लीन होके भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। जो बहुत लोग सोचते हैं हम ज्ञान के थ्रू भगवान को पाएंगे, पर ये मजाक था, ऐसे बोल रहा हूँ। तो प्रेमाश्रय, तो प्रेमाश्रय क्या था? जैसे रामानंद जी थे, रामानंद जी। और कौन थे? चैतन्य, मीरा, तो ये थे। फिर ज्ञान श्रेय की बात करें, जो लोग कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है ना, नॉलेज के थ्रू बात करते हैं, तो ये कबीर हो गए। और कौन हो गए? नानक हो गए। तो ये सारे लोग हो गए। अब इन लोगों ने एक एक फिलॉसफी दिया था, वो स्पीड में एक बार देखेंगे। शंकराचार्य जी की बात करें तो ये 8th सेंचुरी में ये जन्म होता है, और कहाँ पे होता है? केरला में। केरला आप लोग जानते हैं साउथ में है, कोस्टल स्टेट है। इन्होंने जब फिलॉसफी दिया था, इन्होंने जब फिलॉसफी दिया था उसका क्या नाम था आप लोग बताइए? अद्वैतवाद, यानी कि मोनोइज्म। मतलब कि इनका ये कहना था कि जो आत्मा है, आत्मा है एंड ब्रह्मा, ब्रह्म है, ये दोनों क्या है? एक ही है। आत्मा माने कि ह्यूमन सोल, और ब्रह्म, ब्रह्म जो है ये क्या है? एक है। मोनोइज्म की बात करते हैं, एक है, सिंगल है। मोनो मतलब आप लोग जानते हैं एक, है ना? अच्छा, मेरे साइड से प्रॉब्लम है क्या आवाज में? एक एक सेकंड रुकिए आप लोग।
अभी जा रही आवाज? कोई नहीं, आप लोग को पहले बताना था। ओके, तो ये शंकराचार्य ने मोनोइज्म दिया था, अद्वैतवाद। अब शंकराचार्य जी के समय में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक बार देख लेते हैं। मतलब कि नॉन डुअलिटी, वननेस ऑफ गॉड की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वननेस ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान एक है। इसी समय कुछ चीजें और चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शिव जी को मानते हैं, है ना, तो इसका एक ट्रिक बनाया मैंने, अविनाश। अविनाश, है ना, इसका मतलब ये होता है अ से अलवार, वी से विष्णु जी, और न से नैनार, स से शिव जी। मतलब ये कि जो अलवार थे ना, जो अलवार थे वो विष्णु जी को मानते थे, और जो नैनार थे वो शिव जी को मानते थे। मतलब जो शिव को मानते थे उन्हें अलवार कहते हैं, जो शिव को मानते हैं उन्हें नैनार कहते हैं, और जो विष्णु जी को मानते हैं उन्हें अलवार कहते हैं। तो बस इतना बेसिक आपको याद रखना कि अलवार और नैनार क्या होता है। मतलब अविनाश आप याद रखेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर अलवार की बात करें, इसमें कितने लोग थे? 12 अलवार थे। और नैनार की बात करें तो 63 नैनार थे। इसमें अगर बात करें ये लोग क्या थे, तो ये कास्ट, मतलब कि ये अनटचेबल लोग थे। और ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मण ब्राह्मण डोमिनेंस, इन सब के अगेंस्ट थे ये, है ना। और अगर बात करें तो एक इकलौती फीमेल थी, इकलौती फीमेल थी अलवार में, उसका उनका नाम था अंडर। अंडर, ये इकलौती फीमेल थी, ओनली फीमेल थी। और इन्हें जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं? साउथ की मीरा कहते हैं, मीरा ऑफ द साउथ कहते हैं, इन्हें मीरा ऑफ द साउथ कहते हैं। ओके, मीरा ऑफ द साउथ कहते हैं। और अगर नैनार की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 फीमेल थी, सिर्फ 2 फीमेल थी। और वो दोनों कौन थी? कराइकल, नहीं एक ही थी, उनका नाम है कराइकल अमेयार। तो इतना नहीं याद रखना है, अगर आप कोई नेट वगैरह दे रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कराइकल अमेयार, है ना। तो ये फीमेल की बात हो गया। अब आते हैं रामानुजा जी के ऊपर। इनकी बात होती है 1160, 1060 AD में ये बात करते हैं। और इस इन्होंने एक जो दिया था उसका जो नाम है पुष्टि मार्ग, मतलब विशिष्ट अद्वैत दिया था। तो बस आपको इतना याद रखना है किसने दिया था विशिष्ट अद्वैतवाद, तो ये रामानुजा जी ने दिया था। तो ये देखा। फिर आते हैं और माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी ये कर्नाटका में थे, ये कृष्णा कल्ट के, कृष्णा जी के वो थे, है ना, मठ में रहते थे। इन्होंने डुअलिज्म दिया था। डुअलिज्म, डुअलिज्म क्या था? द्वैतवाद। मतलब कि इन्होंने बोला कि दोनों क्या है? अलग अलग है। मतलब कि जो आत्मा है, मतलब कि जो आत्मा ब्रह्म है, वो दोनों अलग अलग। इन्होंने थ्योरी दिया था। ये लोग बहुत ज्ञान है, सारे वेद वगैरह सभी लोग रीड करके बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग अपने फिलॉसफी दे रहे थे। तो सबसे पहले आपने देखा द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, फिर आपने देखा द्वैतवाद। फिर आते हैं वल्लभाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी क्या देते हैं? शुद्ध द्वैतवाद। इन्होंने क्या दिया? शुद्ध द्वैतवाद। बस इतना आपको याद रखना, मतलब कि पुष्टि मार्ग कह सकते हैं, है ना, पुष्टि मार्ग इन्होंने दिया। तो क्वेश्चन पूछ लेता पुष्टि मार्ग किसने दिया, तो ये वल्लभाचार्य जी ने। सूरदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। मीराबाई के बारे में आप लोग जानते हैं, कृष्ण जी की भजन करती थी ये, है ना। ये सगुन सरगुन फॉर्म में मानते थे। फिर आते हैं रामानंद जी। रामानंद क्या थे? ये भी बुद्धिज्म को बुराई करते थे, क्योंकि भगवान एक, इनका मानना था भगवान एक होते हैं।
रामानंद जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में मूवमेंट को फैलाया। फर्स्ट टाइम किसी ने वर्नाकुलर लैंग्वेज में इसको स्प्रेड किया। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, वर्नाकुलर। इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्य कबीर थे। कबीर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी किताब भी है इनके बारे में। साखी शबद रमैनी बीजक इनके बुक का नाम है। इनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में होता है। फिर इनको वो इनका जो पालन पोषण होता है एक वीवर मुस्लिम फैमिली करती है। ये किसी भगवान के वो नहीं, सारे मतलब सारे भगवान को एक तरीके से मानते थे। कहते थे राम अल्लाह मंदिर मस्जिद सब एक है ना। मूर्ति पूजा कोई डिनाउंस कर, रिचुअल्स होते तो उसे नहीं मानते थे। ओके, एक काम करते हैं, आज की क्लास यही रहने देते हैं। हालांकि अब खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। अब आते हैं नानक जी के ऊपर। ये आखिरी, नानक जी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये किस शिष्य थे? नानक किसके शिष्य थे? ये कबीर के शिष्य थे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। आज आवाज भी सही नहीं है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ऐसे हो सारी चीजें होगी।